नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और सवाल 10 बजे लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। आज हम बात करेंगे महाजंग की। क्या यह जंग अब किसी के कंट्रोल में नहीं रही? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खुद इस युद्ध में फंस चुके हैं? क्योंकि हालात ऐसे हैं कि यह युद्ध ट्रंप के गले का सांप बन चुका है। मिडिल ईस्ट में जंग की आग हर दिन और ज्यादा भड़कती जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ ट्रंप है जो दबाव में भी है और आक्रामक भी नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान है जो साफ कह चुका है कि अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं। ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि बिना हार माने इस युद्ध से वो बाहर निकले। अगर डोनाल्ड ट्रंप बिना किसी ठोस डील के पीछे हटते हैं तो यह उनकी राजनीतिक साख पर बड़ा झटका होगा। साथ ही इसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। यह युद्ध ईरान को कमजोर करने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि ईरान पहले से ज्यादा ताकतवर और होशियार नजर आ रहा है। खाड़ी देशों को डर है कि इस अधूरे युद्ध की भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। तो अब सवाल यह है, क्या ट्रंप इस जंग को कंट्रोल कर पाएंगे या फिर यह संघर्ष पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लेगा? क्योंकि फिलहाल जो हालात हैं वो यही कहते हैं कि यह जंग अब किसी एक हाथ में नहीं रही। तो क्या ट्रंप इस महाजंग से बाहर निकल पाएंगे? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबका परिचय आपसे करा दें, लेकिन सबसे पहले आप इस ग्राफिक्स को समझिए कि ईरान का दम जो है और उसके सामने ट्रंप बेदम क्यों नजर आ रहे हैं। क्योंकि जंग रोकने की ट्रंप लगातार गुहार कर रहे हैं। ट्रंप को ईरान जो है वो सबक सिखा रहा है। 48 घंटे का जो अल्टीमेटम और जो तारीख तय की गई थी, अब वो समाप्त होने के कगार पर है। ट्रंप को ईरान गलती का एहसास दिला रहा है कि आपने बहुत बड़ी गलती की है और इसकी भारी कीमत आपको यानी डोनाल्ड ट्रंप को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि आप लगातार वार कर रहे हैं। और इस दौरान कैसे जवाब दे रहा है ईरान, वो आप समझिए कि अमेरिका के फाइटर जेट, जिस फाइटर जेट्स को वो लेकर सीना चौड़ा करके अमेरिका घूमता है, उन फाइटर जेट्स को गिराने की बात सामने आई। हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया गया। साथ ही साथ खाड़ी देशों को अब तक 200 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है और यह चिंता का सबब है। चिंता की बात है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि सभी खाड़ी देश जो हैं वो अमेरिका के भरोसे ही थे। अब क्या स्थिति है? क्या यह पूरा युद्ध डोनाल्ड ट्रंप के लिए गले का फांस बन चुका है, गले का सांप जो है वो बन चुका है? क्या इसके माने हैं, उसको समझने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन डॉक्टर हुएन झा, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका भी। सबसे पहले यूके देवनाथ सर आपका रुख करना चाहूंगा। अब जो है ईरान सीधे सीधे कह रहा है कि आपने मधुमक्खी के जो छत्ता होता है ना सर, उसमें हाथ डाला है। आप होंगे निशांची, आपके पास पूरी तैयारी होगी कि खुद को कवर करके सारे काम कर लेंगे, लेकिन हम उस स्थिति में कि आपको कोई ना कोई जख्म देते रहेंगे। और क्या वो स्थिति, वो तस्वीर अभी आप वो देख पा रहे हैं? आशीष, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका ने जब इस युद्ध को छेड़ा था, शब्द यही है, छेड़ना। 28 फरवरी को जब उन्होंने बमबारी की और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी को मार डाला, मर्डर कर दिया असल में, तो अमेरिका को भी शायद यकीन नहीं रहा होगा, उनके किसी भी वॉर प्लानर ने सोचा नहीं था कि ये युद्ध इतना लंबा ईरान खींच पाएगा। आकलन यही था अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी का। शायद वो एक ऑनेस्ट आकलन नहीं था। उन्होंने अमेरिका की CIA
ने इस तरह का एक आकलन किया जो उन्हें लगा कि डोनाल्ड ट्रंप को पसंद आएगा। हम्म। यानी जो इंटेलिजेंस आकलन था वो ईमानदारी से डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बताया गया। हम्म। वो आकलन उन्होंने ऐसे दे दिया कि अगर 28 फरवरी की रात को हमला करके इसराइल और अमेरिका आयतुल्लाह अली खमेनी और टॉप 30 पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को मार देंगे हम्म। तो अगले दिन लाखों की संख्या में लोग ईरान की सड़कों में उतर जाएंगे। हम्म। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान की लोग, जो कि अगर हम याद रखें 28 दिसंबर को सड़कों पर आ गए थे जी। और जनवरी के पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते में बहुत बड़े प्रदर्शन हुए थे। हम्म। सरकारी इमारतों में आग लगा गई थी, हम्म। बसों पर पत्थर फेंक दिया गया था। हम्म। ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम्म। 1 मार्च और 2 मार्च की सुबह ईरान की सड़कों पर शांति थी। हम्म। इससे डोनाल्ड ट्रंप का पूरा आकलन बिगड़ गया। आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रहा कि स्टेट ऑफ हार्मुज को कैसे खोलें। हम्म। देखिए, मैं फिर से रिपीट करता हूं, जी। ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद नहीं किया। हम्म। ईरान ने तो 6 महीने पहले, 3 महीने पहले और 1 महीने पहले फरवरी के महीने में यूनाइटेड नेशन में ही कह दिया था कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो वो स्टेट ऑफ हार्मुज बंद करेगा। तो ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मुज बंद नहीं किया। हाँ। ईरान को अमेरिका ने मजबूर किया कि वो स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद करे। हम्म। अब देखो, ये भी सोचना पड़ेगा कि क्यों। अंतर्राष्ट्रीय नियम शायद इसके खिलाफ हैं, लेकिन वो करता क्या है, हम्म। मरता क्या ना करता। हम्म। ईरान की जो फौज है, जी। सब मिला लें तो अमेरिका की 1/100 है। हम्म। हम्म। तो वो अमेरिका जैसे खूंखार, मैं हम्म। खूंखार शब्द का इस्तेमाल जानबूझ के कर रहा हूं, हम्म। क्योंकि ये सिर्फ एक खूंखार फौज ही हो सकती है जो कि दुश्मन देश के स्कूलों पर, अस्पतालों पर और यूनिवर्सिटीज पर हमला कर सकती है। हम्म। तो ईरान एक खूंखार दुश्मन का मुकाबला कैसे करे? हम्म। तो उनको मजबूरी में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करना पड़ा। हम्म। और आज देखो, पूरा युद्ध जो है किस तरफ जा रहा है। हम्म। सारी दुनिया भूल गई है, अमेरिका भी भूल गया है हम्म। कि न्यूक्लियर 400 किलो का यूरेनियम कहां पर है, हम्म। बॉम्ब बना रहा है। हम्म। अब सारी दुनिया एक ही जगह पर केंद्रित है, अमेरिका भी एक ही जगह केंद्रित है हम्म। कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोल दो। हम्म। तो ये मैं एज ए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, जी। देखिए मैं भावनाओं में बात नहीं कर रहा हूं, ना हम्म। ही पॉलिटिकल एंगल है। हम्म। एज ए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट मेरे ख्याल से ईरान इस युद्ध में जीत चुका है, हम्म। जीतता रहेगा। जी। लेकिन लेकिन सर, ईरान जीत चुका है, ये आपका आकलन है, पूरी दुनिया समझ रही है। और शायद इस वजह से भी आप मान रही है इसको, ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन सर का मैं रुख करूंगा कि जिस तरह से मुकाबला ईरान कर रहा है और जहां इस वक्त वो खड़ा है, उसके वजह से जो बौखलाहट है, जो सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए ट्वीट्स आ रहे हैं या जो बातें कही जा रही हैं, वो तो साफ दिखा रही हैं कि इस वक्त अमेरिका बौखलाया हुआ है। वीएन झा जी सर। हाँ। जी हाँ, अभी अभी अमेरिका जो है वो अ, बौखलाया हुआ है, सिर्फ एक दृष्टिकोण से नहीं, बहुतों दृष्टिकोण से। जी। हमारे पैनलिस्ट देवनाथ जी ने बहुत सॉफ्ट शब्द का यूज किया था हम्म। कि अमेरिका ने ईरान को छेड़ दिया। हम्म। नहीं, ये छेड़ना नहीं है। हम्म। जब आप टॉप लीडरशिप को आप मर्डर कर देते हैं हम्म। तो ये छेड़ना नहीं है, ये सीधा सीधा मतलब उसके अस्तित्व को मिटाने का प्रयास है। हम्म। सिर्फ छेड़ना ये नहीं है। हम्म। मैं कहीं भी ईरान के प्रो नहीं हूं। मैं ईरान के जो पहले के एक्शंस हैं हम्म। उसको जस्टिफाई नहीं करता हूं। ईरान एक रेडिकल स्टेट था। वहां पे उसने अपने तीन तीन प्रॉक्सीज जो रेडिकल या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं हम्म। उसको बहुत बढ़ावा दिया है और उसको हमेशा से पनाह देते रहे हैं। उसको उसको हमेशा से उकसाते रहे हैं अनेकों देशों के अगेंस्ट में। जी। तो इसलिए मैं ईरान को कभी ठीक नहीं ठहरा सकता हूं। हम्म। लेकिन जो अमेरिका ने किया तो वो तो ईरान से भी वर्स्ट है। हम्म। एक टेररिस्ट स्टेट, जो जो हम जानते थे कि ये ईरान है, हम्म। जहाँ पे कि औरतों का
जिस तरह से वहां पे रिप्रेशन हुआ था पिछले प्रदर्शन में, इस बार प्रो शाह के प्रदर्शन में भी बहुत सारे घर जलाए गए थे वहां के लोकल पब्लिक द्वारा, ऑर्डिनरी सिटीजन द्वारा, द सो कॉल्ड ऑर्डिनरी सिटीजन। लेकिन ये एक आंख का भ्रम था कि पूरा का पूरा जो मूवमेंट है वो ईरान के खिलाफ है। लोगों ने, देश ने, पूरी दुनिया ने इसको आंकने में गलती की। लेकिन वो बात छोड़ दीजिए। आज के दिन में जो, आज के दिन नहीं, मैं 28 फरवरी की बात कर रहा हूँ। 28 फरवरी में जिस तरह से अमेरिका ने पहला सिंगल और सेकेंड वेव ऑफ अटैक किया, एयर अटैक, और उसमें वहां के टॉप लीडरशिप, बड़े बड़े जो जो विभागाध्यक्ष थे, वहां के डिफेंस मिनिस्टर थे, सबों को एक वेव में मार दिया। ये तो टेरर एक्शन है, क्योंकि युद्ध ईरान ने शुरू नहीं किया था। बातचीत चल रही थी कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर देश ना बने। अमेरिका को शक था कि ईरान जो है वो रेडिकल देश है, अगर उसके हाथ में न्यूक्लियर आर्सेनल आ जाएगा तो वो विश्व को तबाह कर देगा। तो भाई, मेरे भाई ट्रम्प, अगर आपको इतनी ही चिंता है तो आपका जो सबसे करीबी दोस्त आज का है पाकिस्तान, दुनिया में कहीं भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, टेररिस्ट एक्शन होता है, उसका एक थ्रेड आके पाकिस्तान से जुड़ता है। दूसरा, पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जो कि दूसरे देशों को न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। तो अगर किसी ऐसे देश को खत्म करना चाहते हो तो पहले पाकिस्तान को खत्म करो ना। अरे, ईरान तो बहुत छोटा है, ईरान तो अभी न्यूक्लियर आर्सेनल बनाया भी नहीं है, कहीं आसपास में शायद नहीं था वो। और जो 440 किलो हम उसके यूरेनियम की बात कर रहे थे, कोई कह रहा था कि वो 60% एनरिच है। अगर वो 60% एनरिच है तो उसको 90% एनरिच करने में बहुत समय लगेगा। ये आसान चीज नहीं है, नहीं तो वो कब का कर लिया होता। तो ये सब चीजें देखते हुए, अगर कोई आज के दिन में रेडिकल स्टेट है, टेररिस्ट स्टेट है, या टेररिस्ट जैसा काम कर रहा है, तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। ईरान बेशक पहले कर रहा हो अपने देशों के प्रति, अपने जनता के प्रति, और इसी वजह से क्या अब वो स्थिति आ गई है मनोज सर कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं ये दाव उनके लिए उल्टा पड़ गया, अब वो इस युद्ध में फंस चुके हैं, उनके पास कोई चारा नहीं, और एग्जिट प्लान के तहत वो लगातार एक के बाद एक जो ट्वीट्स कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि क्योंकि साख की बात है, पूरे दुनिया में अमेरिका का लोहा जो मनवाना है अगर, या मनवाया गया है, उसको कायम रखने के लिए एक प्रेशर भी है। तो क्या यही सब मजबूरियां हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इस युद्ध में फंसे हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकलना है और वो परेशान नजर आ रहे हैं? जैसे मछली जो होती है, अगर पानी से उसे बाहर निकालो तो छटपटाती है, उसी तरह की स्थिति है क्या? आप सही एग्जांपल दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इस तरह का जो है ईरान के साइड से जो है रिटेलिएशन होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग भी देख रहे हैं कि वो अपना डेडलाइन बढ़ा रहे हैं कि आप जल्दी समझौता पे आइए, टेबल पे आइए, नहीं तो जो है और हम हमला करेंगे, चाहे वाटर प्लांट हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी प्लांट हो। तो मुझे लग रहा है कि पहले जो है वो 48 घंटा का दिया था, अब ये सामने आ रहा है कि अब 72 आवर्स का उन्होंने बढ़ा दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका स्थिति इसी तरह का है जिस तरह से मछली बिन पानी हम लोग जो बोलते हैं आम भाषा में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब किस तरह से निकले और वो इज्जत से निकले, ये उनके लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर के साथ साथ जो है अमेरिका में भी जो है उनको प्रेशर मिल रहा है। वहाँ के लीडर भी अब प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप ईरान में हमला क्यों किया। ये मामला इजराइल और ईरान का था, उसमें अमेरिका को जाने का कोई ज़रूरत भी नहीं था, या जो भी स्तर से जो है वो इजराइल को सहायता दिया जा रहा था इनडायरेक्ट वे में, लेकिन डायरेक्ट जाने का वहाँ पे ज़रूरत नहीं था। मुझे लग रहा है कि आने वाले जो इलेक्शन होने वाला है कांग्रेस में नवंबर में, उसमें जो है ये आपने बहुत अच्छा जिक्र किया इलेक्शन का, जो आपने बात किया है, मिड टर्म चुनाव की जो बात हो रही है यूके देवनाथ सर, ये भी एक वजह है क्या कि पूरा सीन क्रिएट किया जा रहा है और अपने आप को एक बेहतर प्रेसिडेंट के तौर पर पेश करने की कोशिश है, जबकि उन्हें इस चीज का अंदेशा लग चुका है कि विरोध जो है वो देखने को मिला है? हाँ आशीष, जब वो प्रेसिडेंट बन रहे थे तो चुनावी वादा था मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब ऐसा लग रहा है कि असल में उनका चुनावी वादा जो था कि मेक डोनाल्ड ट्रंप ग्रेट अगेन। इसमें कोई शक नहीं है कि उनके व्यक्तित्व का एक पहलू ऐसा है कि वो चाहते हैं कि आने वाली भविष्य की अमेरिकन पीढ़ियां उनको एक महान नेता, महान प्रेसिडेंट
के हिसाब से याद रखें, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। इस युद्ध के बाद उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग वहां बहुत कम हो गई है, और तो और रिपब्लिकन पार्टी में उनके जो खुद के सेनेटर्स हैं वो उनको एडवाइस कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी युद्ध को बंद करो, नहीं तो रिपब्लिकन पार्टी को आने वाले नवंबर में जो मिड टर्म इलेक्शन हो रहा है उसमें मुंह की खानी पड़ेगी। आशीष, उसका एक लॉन्ग टर्म रिपरकशन भी है। अगर मिड टर्म इलेक्शन में इसी तरह से लो पॉपुलैरिटी होती रही, रिपब्लिकन पार्टी हारती रही और डेमोक्रेट्स कुछ एक्स्ट्रा सीट जीत जाते हैं, जी। तो इसका इफेक्ट अगले 2028 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है उसमें पड़ेगा फर्क।